अस्सलाम वालेकुम। और आज हम मैकेनिज़्म ऑफ क्लीवेज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। गिलबर्ट वाली बुक के अंदर से ये इसका जो कंटेंट है वो उठाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लीवेज के ऊपर हमारी एक दफ़ा ये डिस्कशन हुई है कि सेल्स का टूटना, इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेल्स टूटना शुरू कर देते हैं और वो अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनका जो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है वो अब छोटे छोटे सेल्स के अंदर थोड़े थोड़े जिनके पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होती है, उसमें वो चेंज हो जाते हैं। सो अब हम ये देखेंगे बेसिकली कि ये जो क्लीवेज का मैकेनिज्म है जिसमें एक सेल अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करता है, माइटोटिकली वो डिवाइड करता है, तो वो किस तरह उसका ये सारे का सारा जो सीक्वेंस है ना वो चलता है। सो फर्टिलाइजेशन के ऊपर ये मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, इससे आपको कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जब भी हम सेल साइकिल पढ़ते हैं जिसमें सेल अपने आप को एक से दो में तकसीम करता है, तो उसमें दो मैकेनिज़्म मेनली इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नंबर टू इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है इट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज साइटोकाइनेसिस। तो अब एक ख़ास पॉइंट आता है जिस पॉइंट के ऊपर जाके दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ना वो डिवाइड करते हैं। मतलब ना उस पॉइंट से पहले न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करवा सकता है और ना उस पॉइंट से पहले साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करवा सकता है। वो जो पॉइंट है वो बेसिकली कंपोनेंट्स का जनाब इकट्ठा करना है, तैयारी करना है। उस तैयारी के मरहले में बहुत सारी प्रोटीन्स को इकट्ठा किया जाएगा जो डिवीजन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करती हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाए जाएंगे, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की जाएगी, उसके ऊपर तैयारी का एक मरहला आएगा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंटर रिलेटेड किस्म के जनाब ना वो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो कि चलते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में फिर हमारे पास जो सेल है वो एक से दो में तकसीम होता है। सो इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर आर सम प्रोटीन्स, देयर आर सम फैक्टर्स, देयर आर सम एजेंट्स जो कि हेल्प करते हैं सेल की डिवीजन के अंदर ताकि वो क्लीव करे। अब उसके क्लीव के पैटर्न कर आपके पास आपके दिमाग में मौजूद होंगे कि जी कुछ जो हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है किसी में और किसी में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। फिर आप होलोब्लास्टिक को आगे फर्दर डिवाइड करते हो कि जिसमें किसी में रेडियल क्लीवेज है, किसी में बायलैटरल क्लीवेज है, किसी में स्पाइरल क्लीवेज है। सो बहुत सारी उसकी आप टाइप्स जो हैं वो आपके दिमाग में अंदर इस वक्त किसी न किसी हद तक मौजूद होंगी। सो इस बुक के कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, कुछ ऐसे जॉर्गन्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अगर आप एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर को दिखा के आएंगे तो इस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आपको काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर देने की कोशिश करेगा। उसके अंदर वो सबसे पहली बात करता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो डीएनए सिंथेसिस करवाई जाएगी, उसके बाद सेल साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। जो सबसे अहम इवेंट है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। किसी में ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे इसका नाम मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी लिखा गया होता है, बट यहाँ पे लिखा है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि सेल के अंदर माइटोसिस को प्रमोट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए जनाब अली ने सेल के अंदर डाले जाएंगे ताकि जनाब फिर वो जो डिवीजन का प्रोसेस है उसको एफिशिएंटली किया जा सके आगे। लेकिन जो ब्लास्टोमर्स हैं वो कहता है इनिशियली उनके अंदर वो जो G1 और G2 की फेज़ होती है ना वो मिसिंग होती है। उसकी वजह ये है कि सेल के वो साइड के पास, एग के पास बेसिकली वो तमाम फैक्टर्स जो G1 में और G2 में करने होते हैं वो रॉ मटेरियल के अंदर उसके पास पहले ही मौजूद होते हैं। इसको तैयारी की ज़रूरत ही नहीं होती, बेसिकली उसको फास्टली डिवीजन की ज़रूरत होती है ताकि नंबर ऑफ सेल्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब अली ना बढ़ाया जा सके। सो जो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं वो माइटोसिस फेज़ के अंदर अपने पीक पॉइंट के ऊपर होते हैं और अनडिटेक्टेबल होते हैं एस फेज़ के अंदर, ताकि जनाब अली जो माइटोसिस का प्रोसेस है, जो क्लीवेज का प्रोसेस है वो स्मूथली
चल सके। सो जो माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर हैं, इसके दो सब यूनिट्स हैं बेसिकली। आपने जब सेल साइकिल कहीं पे सुना हो, पढ़ा हो, उसका मैकेनिज्म पढ़ा हो, तो उसके अंदर भी ये दो फैक्टर्स आपने देखे हैं। एक साइक्लिन प्रोटीन होती है और एक CDC2 प्रोटीन होती है। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो CDC2 प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर कंटिन्यूसली मौजूद होती है, मगर साइक्लिन प्रोटीन की प्रोडक्शन इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन, आफ्टर द M फेज़, वो डिग्रेड हो जाता है। सो जब तक साइक्लिन G1 फेज़ में नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, S फेज़ में नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेगा, G2 फेज़ के अंदर उसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करवाना शुरू कर दिया जाएगा। और जनाब M फेज़ से पहले साइक्लिन जो होगा वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा और साइक्लिन की मौजूदगी CD2 जो प्रोटीन है उसको भी एक्टिवेट कर देगी, और फिर जो क्लीवेज फुर्रों का बनना और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का बनना और सेल का डिवाइड करना, ये प्रोसेस उसके साथ जनाब ना जुड़ जाएगा। सो अब आप देखिए कि जो माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं उसका एक लार्जर सब यूनिट है जिसको आप साइक्लिन B बोलते हैं। ये अकमुलेटिंग ड्यूरिंग द S फेज, बीइंग डिग्रेडेड आफ्टर द सेल हैव बीन रीच्ड एट M फेज। और उसके बाद इसकी जब अकमुलेशन, साइक्लिन B इज ऑफन इनकोडेड बाय मैसेंजर RNA स्टोर्ड इन द oocyte साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म के पास इसको बनाने के लिए मैसेजेस और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद होती है जो कि एग साइटोप्लाज्म के पास है। इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड कंटिन्यूसली एंड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। दिस काइनेज एक्टिवेट्स द माइटोसिस बाय फॉस्फोराइलेशन सेवरल टारगेट प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द हिस्टोन्स, द न्यूक्लियर एनवेलप, Len proteins and the regulatory subunit of the cytoplasmic myosin. It is the action of the small kinase subunit that brings about the chromatin condensation, nuclear envelope depolymerization and the organization of the mitotic spindle. मतलब देखें कि जब भी आपने सेल साइकिल का जो स्ट्रक्चर है ना उसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो उसमें माइटोसिस, मियोसिस में प्रोफेज स्टेज भी देखी होगी। उसमें आपने पढ़ा होगा कि यार ये सेल का न्यूक्लियर एनवेलप ख़राब हो जाता है, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है, उसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाता है। सो वो कोई ना कोई तो फैक्टर ऐसे मौजूद है ना सेल के पास जो बेसिकली सेल को ये बता रहे होते हैं कि यार ये चीज़ बनानी है, ये इस वक्त ये वाला काम करना है, इस वक्त आपने माइटोटिक अपरेटस बनाना है, उसमें इस वक्त उस माइटोटिक अपरेटस में इस वक्त आपने माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, इस वक्त आपने एस्ट्रल फाइबर्स बनाने हैं, इस वक्त क्रोमोसोम को कंडेंस होना चाहिए, इस वक्त उनको मेटाफेज स्टेज के ऊपर जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि देयर आर एक्चुअली सम फैक्टर्स दैट आर रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द होल डिवीजन। मगर यहाँ पे वो फैक्टर जो आप पिछले दिनों ब्लैंक होके जनाब पढ़ते आए हैं कि यार ये वाला काम हो रहा है, इस वक्त माइटोटिक ये मूवमेंट हो रही है, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये एस्ट्रल फाइबर बन रहे हैं, ये वाली चीज़ बन रही है, उसको जो रेगुलेट करने वाली चीज़ है वो बेसिकली माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं। उसमें से जो पहला लार्जेस्ट सब यूनिट है वो साइक्लिन B है जो बहुत सारी आगे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगी, जिसकी वजह से डीपोलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप होगा, जिसकी वजह से माइटोटिक अपरेटस जो है ना उसको बढ़ाया जाएगा। However, the cyclin dependent kinase subunit of the maturation promoting factor will not function in the absence of the cyclin B subunit. तो CDC जो प्रोटीन है वो इन सारे कामों के अंदर उनकी हेल्प कर रही होती है। विदाउट द साइक्लिन B वो अपना प्रॉपर काम जनाब नहीं कर पाएगी। सो साइक्लिन है तो ही सारे के सारे जनाब ना काम हो सकेंगे, वरना ये सारा काम इस तरह इतनी आसानी से हम जो बोल रहे हैं ये नहीं हो सकेगा। सो द नेक्स्ट हाईलाइटेड थिंग, यू मे रीड द होल पैसेज। These early divisions tend to be rapid and synchronous. However, as the cytoplasmic components are used up, the nucleus begins to synthesize them. यहाँ पे बात क्लियर कर दूं कि पहले जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद जो क्लीवेज है वो इतनी सिंक्रोनस होती है कि G1 और G2 फेज़ को वैसे ही वो बाईफेजिक कर देता है। मतलब वो जो 4 फेजेस होती हैं वो टोटली सेल बाईफेजिक हो जाता है, उसमें से 2 फेजेस गुजर रही होती हैं। मगर लेटर ऑन
जब सेल की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर हर सेल का जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है इन सारे के सारे फैक्टर्स को बनाने की। फिर वो उसको बनाएगा और बना के इस सारे के सारे प्रोसेस में हेल्प करना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के अंदर आपको जो ए डायग्राम है उसके अंदर पता चल रहा होगा कि जब साइक्लिन बी CDC2 प्रोटीन के साथ जाकर अटैच होती है तो मैचुरेशन प्रोटीन एक्टिवेट्स हो जाती हैं, सेल डिवाइड कर जाता है। इमीडिएटली आफ्टर दैट साइक्लिन डिग्रेडेशन हो जाती है और CDC2 प्रोटीन उसमें होती है, लेकिन वो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है, वो अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन साइक्लिन की सिंथेसिस जनाब अली ने उसके साथ जब ऐड की जाती है तो फिर माइटोसिस के, क्लीवेज के, सेल डिवीजन के वो जो प्रोसेस हैं जिनमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन है, माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन है, वो इसके साथ अटैच्ड है और अल्टीमेटली वो करवाना शुरू कर दी जाएगी। अच्छा जो नेक्स्ट इसके ऊपर किसी हद तक आपको समझ आ जाएगी जो मैं अभी तक डिस्कशन कर चुका हूँ इस स्लाइड के अंदर, वो सारी की सारी जनाब ना बातें हैं। अब है साइटोस्केलेटल मैकेनिज्म। यहाँ तक बेसिकली वो बता रहा है कि वो कंपोनेंट्स किस तरह, वो जो दो कंपोनेंट्स हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं या माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं, वो किस तरह जनाब अली इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, सेल में डिवीजन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इन द नेक्स्ट द साइटोस्केलेटल मैकेनिज्म ऑफ द जो माइटोसिस है वो दो कोऑर्डिनेटर प्रोसेस, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो के रिजल्ट के अंदर होती है। और जो मैकेनिकल एजेंट्स फॉर द कैरियोकाइनेसिस जो चाहिए उसमें माइटोटिक स्पिंडल चाहिए विद इट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ द ट्यूबुलिन। और जो सेकंड प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, इसके लिए जो मैकेनिकल एजेंट्स चाहिए उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का बनना जो कि माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, जिसमें जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और इसके साथ साथ जनाब अली जो वो दूसरा क्लीवेज फुरो बनाना ज़रूरी है, जिसको जनाब अली दूसरे जो माइटोटिक अपरेटस के फाइबर्स होंगे वो बनाना शुरू कर देंगे। सो द माइटोटिक स्पिंडल एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग दैट इज़ बीइंग मेड बाय द माइक्रोफिलामेंट्स एंड द माइटोटिक स्पिंडल की वजह से वो क्लीवेज फुरो बनेगा और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इनकी परपेंडिकुलर नेचर की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वो इंडिकेशन होगी यहाँ से जनाब अली आपको कॉन्ट्रैक्ट करके क्लीवेज फुरो बना के सेल को डिवाइड कर देना है, और जो फिर अल्टीमेटली सेल को बाइसेक्ट कर देगा दो हिस्सों के अंदर। और दिस टाइटनिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स रिंग क्रिएट्स द क्लीवेज फुरो, और अल्टीमेटली सारे प्रोसेस का आपको पता चल गया। रिव्यूइंग द होल थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ कि जी क्लीवेज का मतलब, और जो सेल जब टूटता है तो सेल के टूटने से फिर जनाब अली ना उसको दो प्रोसेस की ज़रूरत होती है। एक उसको न्यूक्लियस डिवाइड करना होता है और दूसरा उसको साइटोप्लाज्म डिवाइड करना होता है। जब उसको न्यूक्लियस डिवाइड करना है उस वक्त उसके लिए जनाब अली जो जो चीज़ें चाहिए, मैकेनिकल एजेंट्स जो उसको चाहिए, वो माइटोटिक अपरेटस, ये सारा कुछ चाहिए। जब उसको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाना है, क्लीवेज फुरो बनाना है, उसके लिए उसको प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये सारा काम उस वक्त होगा जब मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स होंगे, उनमें साइक्लिन और CDC2 प्रोटीन्स हैं जो कि फिर ये सारे के सारे काम को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे जनाब ना लेके चलते हैं। सो यहाँ तक हमारी जो डिस्कशन है इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ द क्लीवेज समझ आ गया होगा कि जब एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, क्लीवेज बेसिकली है ही ये कि जाइगोट बन गया था, वो एक सेल था, अब उसने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसको बहुत सारे सेल्स के अंदर डिवाइड करना है, और वो उस डिवीजन का प्रोसेस होगा उसको आप क्लीवेज बोलेंगे, उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, उसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ हो चुकी। और ये जो मैकेनिज़्म है बेसिकली इसमें आप देखते हो कि चीज़ें ऑर्गेनाइज किस तरह होती हैं। इसका जर्नल एक स्टेटमेंट के अंदर आपको मैं इन द एंड बता देता हूँ कि जी इसका मतलब है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स या माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स, बेसिकली साइक्लिन और CDC2 प्रोटीन्स, ये सिस्टम में डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक अपरेटस, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा और उसके बाद फिर जनाब क्लीवेज फुरो बनेगा और सेल को बाइसेक्ट कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली फिर जनाब ना क्लीवेज एक सेल की हो जाएगी। इनिशियली
ये सेल के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो बने बनाए होते हैं। सेल बाईफेजिक होता है, उसमें 2 फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की जो 4 फेजेस हैं जिसको आप G1, S फेज, G2 और M फेज बोलते हैं, उसमें G1 और G2 मिसिंग होती हैं। लेकिन लेटर ऑन न्यूक्लियस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और सेल को इंटरफेज के पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। जब सेल की तादाद ज़्यादा हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है। आई होप इतनी बातों की आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो गेस्ट रिलेशन का प्रोसेस होगा वो हम अगले इस किस्म की डिस्कशन के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।